साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सैयद तौकीर गिलानी साहब, जिनके साथ हमने पहले पार्ट में बहुत सारी चीजें मकबूजा कश्मीर के हवाले से डिस्कस की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तौकीर गिलानी साहब। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आप सदर है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर गिलगित और बल्तिस्तान के शायर हैं, मुसन्नफ हैं। इसके अलावा कश्मीरियों में जो यूथ है खास करके वो इनको आइडियलाइज करती है, वो आज़ाद कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो या मकबूजा कश्मीर हो। यासीन मलिक साहब से आपका कोई राब्ता या कश्मीरी जो लीडरशिप है उसके साथ कोई राब्ता, उनकी फैमिली के साथ कोई राब्ता, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। बाकी जो लीडरशिप है उनकी हालात के बारे में आप कितने बाखबर हैं? जी, यासीन मलिक साहब जो हैं वो इस वक्त तहाड़ जेल में हैं, दिल्ली की तहाड़ जेल में हैं और उनको आइसोलेशन में रखा गया है। उनसे उनकी फैमिली के अलावा और वकील के अलावा जो है वो किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तो हम लोग भी उनकी फैमिली के साथ जैसे मुमकिन हो सकता है, आप जानते हैं कि इस सारे अरसे में राब्ते के जितने भी ज़राए हैं उनको जो है वो गुज़श्ता 1 साल से मुअत्तल करके रखा गया है वादी के अंदर। तो कोशिश ये करते हैं कि किसी न किसी तरह जब वो दिल्ली आते हैं मुलाकात के लिए तो उनसे बात होती है और फिर वकील के ज़रिए हमारा राब्ता है। इसी तरह जो दीगर लीडरशिप है उसके साथ भी राब्तों की पोज़ीशन यही है कि किसी न किसी शक्ल में कोई न कोई ज़रिया निकाल के मुतबादल जो है हमारे पास तो उससे राब्ता रहता है। लेकिन जो एक एक तसलसल के साथ राब्ता होता है और बातचीत होती है उसका तो जो है वो उतना मुमकिन नहीं है। बस ये है कि सोर्सेज़ हैं मुख्तलिफ और उसके ज़रिए से जो है वो बातचीत हो रही है। ताहम ये ज़रूर है कि लीडरशिप सारी जो है वो डिटरमिन्ड है, ना सिर्फ़ या जो फ्रीडम लीडरशिप है वो बल्कि जिनको माज़ी में प्रो इंडियन लीडरशिप कहा जाता था, वो भी इस 1 साल के अरसे में उन्होंने अपनी पोज़ीशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज की हैं और अब वो इस बात पे आए हैं कि वो माज़ी में उनकी जो अप्रोच थी वो गलत थी और इंडिया के हवाले से जो उनका नुक्ता नज़र था वो गलत था। और वो भी जो हैं वो एक इस तरफ आ रहे हैं कि इस मसले को जो है वो हल किए बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और जो उनकी पॉलिसी थी कि वो इंडिया को के साथ एंगेज रहकर जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, वो एक नाकाम पॉलिसी के तौर पे सामने आई है। तो इसलिए एक एक किसी न किसी शक्ल में बहस व तमहीज़ का और तबादला ख़्याल का जो एहतमाम है, वो हो तो रहा है लेकिन उस उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसीलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं, मेरा यहाँ अमेरिका आने का भी जो मकसद था वो भी यही था कि यहाँ से जो जो लोग जो डायस्पोरा है वो लीडरशिप का जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है फैसला साज़ी में और चीज़ों को आगे लेके जाने में, उस वैक्यूम को किस तरह से फ़िल अप किया जाए और मुतबादल लीडरशिप जो है वो चीज़ों को पहले पार्ट में अपने एंड पर जो मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए थे वो ये दिए थे कि हमारे जो कश्मीरी हैं बरतानिया के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, ये बड़ी तादाद में है। इनके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी है। अब तीसरी चौथी नस्ल जवान हो रही है। यट अगेन जब मैं देखता हूँ तो आजाद कश्मीर पाकिस्तान की पार्टियों के ये सारे जो डायस्पोरा है वो यानी कि ये समझ लें कि उनके यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं या यूनिट हैं वो कायम है। उस हवाले से जो है जो हमारी मुश्तरका कोई जदोजहद होनी चाहिए, डायस्पोरा इकट्ठा होना चाहिए, वो नहीं है। अगर कोई मुस्लिम लीग नून का लीडर आता है तो जितने हमारे कश्मीरी उसके साथ हो जाते हैं। अगर कोई तहरीक इंसाफ आता है, पीपल्स पार्टी का आता है, हल्के की सियासत, आजाद कश्मीर की जो सियासतदान है या पार्टियां हैं, उनमें बिला वास्ता या बिला वास्ता हमें किसी न किसी तरीके से यहाँ पर तकसीम कर रखा है। यही हालत हमारे मजहबी पेशवाओं का भी है, पीरों का भी है। वो जो हमारे उलमाए कराम आते हैं वो यहाँ आते हैं, तो हमारा मजहबी तौर पर भी कश्मीर के लोग जो है वो तकसीम है, सियासी तौर पर भी तकसीम है, और फिर जो जमातें बनी हुई हैं उस एतबार से भी हम तकसीम है। तो डायस्पोरा को जब आप अमेरिका के अंदर मौजूद है, वहां भी आपने देखा होगा लाइकिंग डिसलाइकिंग, हल्के की सियासत, ये हम बैरूनी मुल्क में लेके चल रहे हैं। जबकि हमारे अपने भाई मकबूजा कश्मीर के अंदर आप देखें
पाबंद सलासल है, लॉकडाउन है, लीडरशिप का बड़ा नुकसान है। तो हम ये सारी दुकानें बंद करके मुफीद कैसे हो सकते हैं, क्या किया जाए? जी, जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा शिराज़ भाई, ये जो इसको आप बहुत बड़ी बदकिस्मती कह सकते हैं कि हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो मौजूद है यूरोप में, बरतानिया में ख़ासकर लाखों के हिसाब से लोग मौजूद हैं। अमेरिका में, कनाडा में लोग मौजूद हैं। ये वो इलाके हैं जो डेमोक्रेटिकली भी बड़े जो हैं वो डेवलप्ड इलाके हैं। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी बड़े कंसर्न्ड इलाके हैं, ख़ासकर यहाँ के लोग जो हैं इन खित्तों के, उनमें ये चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से बड़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। हमने ये किया कि हमने जो हमारे अपने इलाकों में एक रॉटन किस्म की, पसमानदा किस्म की एक जमहूरियत जो है जो चली और जिसमें बरादरियाँ और कबीले और दौलत और ताकत का और कानून का जो एक गलत इस्तेमाल रहा, मज़हब का एक गलत इस्तेमाल रहा, वो सारा कुछ उठा के अपने साथ जो हम अपना बैगेज लाए अपने इलाकों से, उसमें वो भी रख के तो साथ ही लेके आ गए। और यहाँ आके तो हमने वही प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि इंडियन कम्युनिटी है यूरोप, बरतानिया में या अमेरिका में, तो वो एक कम्युनिटी के तौर पे जो है वो अपने आप को और एक नेशन के तौर पे अपने आप को लेके चलते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे जो लोग हैं वो बरादरियों और कबीलों और जो ये जो पॉलिटिक्स है उनकी यहाँ पे असेंबलियों की, उसके हिसाब से जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन गुज़श्ता 1 साल में ये सिलसिला भी काफ़ी बेहतर हुआ है और बेहतर इस वजह से हुआ कि वो आपने ज़िक्र किया कि एक नई जनरेशन अब तीसरी-चौथी नस्ल आ गई है जो हमारी नस्ल जो बरतानिया की तरफ शिफ्ट हुई थी, यूरोप की तरफ शिफ्ट हुई थी, वो बुनियादी तौर पे वो लोग रोज़गार की तलाश में गए थे। वो कोई एक्टिविस्ट नहीं थे या वो कोई मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए वहाँ नहीं गए थे, वो रोज़गार की तलाश में गए और उसी में वो उलझे रहे। वो अपने आप को जो मॉडर्न टेक्नीक्स हैं या जो अबलाग के कम्युनिकेशन के जदीद तरीके हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ इंटरैक्ट करने के, उसमें अपने आप को वो मास्टर नहीं कर पाए। लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो वहाँ से पढ़ी है, वहाँ के अदारों से, यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजेस से, तो वो डिप्लोमैटिक लैंग्वेज को भी समझते हैं, वो इंटरनेशनल अफेयर्स को भी समझते हैं, वो चीज़ों को कैसे ड्राफ्ट करना है, चीज़ों को कैसे आगे पहुँचाना है, ये भी उसको समझते हैं। तो मेरे ख़्याल में एक तो बुनियादी फ़रीज़ा ये है कि हमें अब जो है वो हमारा अलमिया ये है कि हम ना पॉलिटिक्स से रिटायर होते हैं, ना हम जो है ना वो खड़पेंची से रिटायर होते हैं और हम चाहते हैं कि मरते दम तक हम ही ये कुछ करते रहें। तो हमें अपनी नई जनरेशन जो है उसको चीज़ें मुंतकिल करनी है और उनको समझाना है कि वो इसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाएँ। और दूसरा ये है कि मिनिमम कॉमन पॉइंट्स जो हैं, जैसा कि गुज़श्ता 1 साल में हुआ, कि अपने-अपने अगर एजेंडे हम लेके चलते रहेंगे तो हम कभी भी जो है वो एक एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ और एक ताकत के साथ सामने नहीं आ सकेंगे। तो आप एक फ्लैग ले लें और एक स्लोगन ले लें सारे लोग, और उस स्लोगन के तहत बाहर निकलें। और मेरा ख़्याल में ये है कि इस पे तो कोई किसी भी कश्मीरी को और हत्ता के जो हमारे साथ आके पाकिस्तानी खड़े होते हैं, उनको भी ये ऐतराज़ नहीं है, किसी को भी, कि भाई मसला कश्मीर को अब हल किया जाना चाहिए। उसका जो भी नतीजा निकले, चाहे वो लोग अक्सरियत में पाकिस्तान के साथ जाना चाहें, लोग अक्सरियत में इंडिया के साथ जाना चाहें या लोग अक्सरियत में आज़ाद रहना चाहें, ये फैसला करने का इख्तियार अब उनको मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जी सिर्फ़ एक स्लोगनियरिंग ही हो, कुछ कहें जी हम आज़ादी चाहते हैं, कुछ कहें हम इलाक़ चाहते हैं। तो मसला के हल की तरफ कोई पेशरफ्त ना हो। तो पेशरफ्त जब होगी तो सब का मसला हल होगा। सबको अपना-अपना राइट इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। जो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलेगा, जो इंडिया बनाना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलेगा, जो इसको एक आज़ाद रियासत के तौर पे बहाल करवाना चाहते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। तो लेट अस ऑल फोकस ऑन वन पॉइंट एजेंडा के फोकस ऑन वन एजेंडा। जब आप हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं तो आप स्ट्रेस करते हैं कि कौम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हमें उसी पे ही जोर रखना चाहिए और जब वक्त आएगा तो फिर
जब ये डिसाइड किया जाए कि हमने इसका क्या करना है, तो उस वक्त हम कुछ कर सकते हैं। अभी वो मकाम ही नहीं आया। जी जी, देखे ना, अक़वाम इसमें भी लोगों को बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है। जाहिर है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा स्टेप फॉरवर्ड करती है और मसले के हल के लिए वो इक़दामात तजवीज़ करती है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रेजोल्यूशंस पास्ड इन 1947-48 वो उसी में ही हो। चूंकि जब 1948 था तो इंडिया की जो फौज थी रियासत के अंदर और पाकिस्तान की जो फौज थी रियासत के अंदर, वो बहुत थोड़ी तादाद में थी, और इंडिया को कहा गया कि आप जो है वो बल्क ऑफ ट्रूप्स आप निकालेंगे। अगर उनकी 15,000 फौज थी तो उसमें से बल्क जो है वो 8-9 हज़ार बनता है, और बाकी 5-6 हज़ार फौज जो है वो आप वहां पे रखेंगे। पाकिस्तान की भी बहुत थोड़ी 4-5 हज़ार फौज थी, 4 हज़ार थी मैक्सिमम उस वक्त जो है वो, जब ये करारदादें पास की गई। आज अगर इंडिया को उन करारदादों के तहत ये कहा जाता है कि आप बल्क ऑफ ट्रूप्स निकालें, तो 10 लाख फौज में से वो 6 लाख निकालेगा, तो 4 लाख फौज तो वहां पड़ी रहेगी। तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें जो हैं, और फिर वो वैसे भी वो करारदादें जो हैं वो चैप्टर 6 के तहत हैं, जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा मदाखलत नहीं करता है, बल्कि वो मुतलका मुल्कों से सिर्फ कहता रहता है कि आप जो हैं वो ये करें जी, आप आपस में बातचीत करें, आप आपस में बातचीत करें। तो वंस अक़वाम मुत्तहिदा अगर कोशिश करती है कि वो खुद इस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करे, तो उसको नई करारदाद लानी होगी। और इन हालात में जो नई करारदाद है, वो एक तो उसमें ये लाजमी तौर पे ये होगा, और होगा ही ऐसे अगर वो करेंगे, चूंकि कोई फरीक तस्लीम नहीं करेगा कि जो बोथ साइड पे जो मिलिट्रीज हैं उनका साइमल्टेनियस एक ही वक्त में बैक वक्त इनखला हो और मुकम्मल इनखला हो। किसी को एज ना दिया जाए कि वो अपनी फौज का ज्यादा हिस्सा निकाले और थोड़ी सी फौज रख ले, और दूसरे मुल्क को कहा जाए आप सारी फौज निकालो, तो इस पे तो कोई तैयार नहीं होगा। तो एक बैक वक्त इनखला के लिए और उसको रिप्लेस करने के लिए कि यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ट्रूप्स आए, जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो उसके लिए एक नई करारदाद का आना, और या करारदादों से हट के भी जो है वो नए हल तजवीज़ किए जा सकते हैं किसी सालसी के नतीजे में, मीडिएशन के नतीजे में, आलमी ताकतों की मदाखलत के नतीजे में। तो हमें बेसिकली फोकस करना है हल पे, ये नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के वादों के मुताबिक, कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया था कि इसको हल करवाएंगे, तो वो हल करवाएं, और उसके लिए मैकेनिज्म वज़ा करें जिसपे कश्मीरी लीडरशिप भी मुत्तफिक हो, बाकी स्टेक होल्डर्स जो रीजन के हैं वो भी उस पर मुत्तफिक हों। तो उसके लिए ग्रैंड डायलॉग्स का एहतमाम करें। जैसे ये बताएं कि ये तो आप अमेरिका में लॉकडाउन से पहले वहां एक कॉन्फ्रेंस, मेरी मालूमात के मुताबिक वहां एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, वहां फंस गए। आपने एक बड़ी मूवमेंट चलाई है, यानी कि मीरपुर समानी से लेकर मुजफ्फराबाद और LOC के बिल्कुल करीब आप पहुंच गए थे। कई दिन का, कई हफ्ते की मूवमेंट थी। उसमें जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी ममालिक के सफारतखाने हैं उनकी नजर में भी आप आए, पाकिस्तान की नई हुकूमत उसकी लीडरशिप की नजर में भी आए। वजीर आजम को खुद कहना पड़ा कि भाई ये जब वक्त नहीं है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करें। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये जो हमारे कश्मीरी डायस्पोरा है उन्होंने आपकी कोई मुलाकात वो थिंक टैंक से करवाई, जो जहां पर आप अपना ये मौक़िफ़ जो आपने अभी वर्जन दिया है वो वहां बयान कर सकें, या फिर पाकिस्तान का सफारतखाना वहां पर बैठा हुआ है, पाकिस्तान के सफीर बैठे, उन्होंने कोई अप्रोच वगैरह किया? मैंने तो आपको ढूंढ निकाला, लेकिन उन्होंने भी कोई कोशिश की? नहीं नहीं, एक तो ये है ना जी कि मैं जब जैसे ही आया तो जैसे मैंने जिक्र किया कि यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, और उस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि जो डायस्पोरा है वो जो रियासत के अंदर जो मूवमेंट चल रही है उसको डिप्लोमेटिकली कैसे ट्रांसलेट कर सकता है, और कैसे उस मूवमेंट की आवाज़ को मुख्तलिफ ऐवानों तक जो है वो ले जा सकता है। यानी कि जो एक आवाज उठी थी रियासत के अंदर से कि कश्मीरियों को अपनी बात करने का मौका दिया जाए। जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने भी टाइम एंड अगेन कहा कि जी मुझे बात करने दी जाए, यानी कश्मीरियों को खुद बात करने दी जाए ताकि हम अपना मुकदमा खुद ले जा सकें। तो ये कॉन्फ्रेंस उससे रिलेटेड थी, और उसमें यहाँ के थिंक टैंक्स जितने भी थे कश्मीरियों के,
वो सारे इन्वॉल्व थे, यहाँ कश्मीर की जो लीडरशिप है वो सारी इन्वॉल्व थी और उनको इकट्ठा होना था और उसमें हमने ये डिसाइड करना था। मेरा बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आया था, लेकिन अनलकीली जो है वो जैसे ही मैं आया तो यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया। मेरे आने के दूसरे तीसरे दिन ही जो है वो यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया। फिर अमेरिका, आपको पता है कि ये जो है वो इस पेंडेमिक से सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट कंट्री है वो अमेरिका है इस वक्त। मैं न्यूयॉर्क में आया तो न्यूयॉर्क दुनिया का वो शहर है यानी जो सबसे ज़्यादा मुतासर है। तो इसलिए वो वाला मामला जो है वो जितने भी ऑफिसेज हैं या जितने भी इस तरह के लोग हैं वो अपनी काम की जगहों पे मौजूद नहीं हैं, वो सारे नहीं। पाकिस्तान के सफारत खाने ने तो खैर मुझे अप्रोच नहीं किया और वो देखिए, डॉक्टर तौकीर गिलानी अमेरिका में है। आम तासर ये है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो जो छोटे मोटे लीडर हैं या दूसरे लोग जो पूरी सियासत को, पूरी जमात को, अमानुल्लाह खान को, यासीन मलिक को नहीं जानते या टॉप लीडरशिप को नहीं जानते, प्रोफेसर जफर खान का नजरिया नहीं जानते, वो यही समझते हैं कि ये सारे पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। जी तो जी उनकी नजर तो होगी कि अगर उन्होंने आपको पूछा ही नहीं, उनकी नजर नहीं, मुलाकात नहीं, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने शायद इस वजह से नहीं पूछा। मेरे ख्याल में उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया होगा कि चले लॉकडाउन हो गया है तो ठीक है, खुद ही चीज़ें जो हैं वो अपने उसमें चल रही हैं। लेकिन एज सच कोई राब्ता या कोई इस तरह की कोई चीज़ तो खैर नहीं हुई है। कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान की भी मुखालफ है, एक ही छड़ी से दो ये जी जी इंडिया और पाकिस्तान। देखिए ना, ये एक खास किस्म का एक तबका है जो इन चीज़ों को ज़्यादा जो है वो करता है, लेके आगे बढ़ता है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ नहीं है, जिस किसी ने भी पाकिस्तान में हकूक़ की बात करने की कोशिश की उसके साथ ये वो तबका जो है ये सलूक, ये रियासत का एक ख़ास तबका है। पूरी रियासत इस तरह का रवैया नहीं रखती है और ना सारे लोग इस तरह का रवैया रखते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने मुफादात के लिए चीज़ों को इस तरह जो है वो प्रोपेगेट करते हैं। अब लिबरेशन फ्रंट जो है वो चूँकि आज़ादी की बात करता है तो वो तबका ये समझता है कि जी शायद कश्मीर जो है वो उनका हक है और ये बात करके तो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि मैंने कई दफ़ा अमान साहब तो तसलसल के साथ मुख्तलिफ अदारों में भी जाके, हत्ता कि फ़ौज के अदारों में भी जाके वो उनको समझाते रहे कि भई ये एक तो ये है कि इस मसले का इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम आज़ादी की बात करें, और दूसरा ये है कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर जो है वो किसी भी लिहाज से वो एंटी पाकिस्तान नहीं हो सकता है। वो पाकिस्तान के मुखालिफ कोई रियासत हम कायम करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर इसको ज़रा आप उससे देखेंगे तो पाकिस्तान का तो एक आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर में ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है इसके अंदर। तो वो तबका अपने मखसूस मुफादात के लिए फिर चीज़ों को प्रोपेगेट करता है और एक जो सेंसिटाइजेशन करते हैं लोगों की। अभी ये तीसरे पार्ट में आप देख पाएंगे कि डॉक्टर तौकीर गिलानी से मैं ये पूछूंगा कि कश्मीर, आजाद कश्मीर का जो हिस्सा है, इसको आजादी का बेस कैंप बनना था। वहां पर जो एमएलए है वो 30-30 साल से अपनी अपनी सीटों के साथ चिपटे हुए हैं। सुनेंगे लेकिन तीसरे पार्ट में। स्टे ट्यून्ड, इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूड।